In this video, I am solving the paper of JEE Advanced 2019, paper 1. You can download the paper in the link given below. Solve these questions first of all by your own, then only see the solutions. JEE Advanced 2019, paper 1, question number 1. The green colored produced in the borax bead test of chromium 3 salt. Chromium 3 salt की जब बोरेक्स बीट टेस्ट करते हैं तब उसमें ग्रीन कलर की बीड किसकी बनती है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, CrBO2 होल थ्राइस. क्रोमियम मेटाबोरेट की ब्लू कलर की बीड बने, ग्रीन कलर की बीड बनेगी. तो दिस इज द आंसर. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ये. सेकंड क्वेश्चन, कैलामाइन, मेलेकाइट, मैग्नेटाइट एंड क्रायोलाइट. कैलामाइन होता है ZnCO3. मेलेकाइट बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, तो कॉपर कार्बोनेट डॉट CuOH होल ट्वाइस, बेसिक कॉपर कार्बोनेट. मैग्नेटाइट इज Fe3O4. मैग्नेटाइट Fe3O4 होगा. एंड क्रायोलाइट विल बी Na3AlF6. तो ये सारे ओर्स याद रखने का था. अगेन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 3, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ aqueous solution of sodium stearate which behaves as a strong electrolyte. सोडियम स्टीरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ किस प्रकार से वेरी करेगी? जब हम कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ाते जाएंगे तो लैम्डा एम विल बी इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी रूट ओवर सी के हिसाब से ये ग्राफ रूट ओवर सी के साथ में इस प्रकार का आएगा. जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे मोलर कंडक्टेंस घटता जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का. लेकिन एट द क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन सोडियम स्टेरेट के पार्टिकल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव करेंगे. जब कम क्वांटिटी में रहेंगे तब ये इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव करेंगे, जो कि डिबाय-ऑनसागर इक्वेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा. लेकिन जब CMC पे पहुंचेंगे क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन पर, तब उस समय पर ये सारे पार्टिकल्स अपनी टेल्स अंदर के और हेड बाहर निकालकर स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर माइसेल फॉर्म कर लेंगे. बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल एकदम से कम हो जाएगा, और कम हो जाने से मोलर कंडक्टेंस एकदम से ड्रॉप होगा. तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा. Question number 4, the correct order of acidic strength of the following carboxylic acids. इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? अगर इन चारों कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट करना है तो पहले हम ये देखें कि इनका H+ आयन जाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ये चारों कॉन्जुगेट बेस होंगे. इनके ये चार्ज यहाँ पर डिस्पर्स होगा, ये चार्ज यहाँ डिस्पर्स होगा, ये चार्ज यहाँ डिस्पर्स होगा, और ये चार्ज यहाँ डिस्पर्स होगा. तो चार्ज डिस्पर्सल सभी में सेम आ रहा है. लेकिन ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है.
जबकि ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इस कार्बन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा, ये चार्ज को ज्यादा डिस्पर्स करेगा, तो यहाँ जो चार्ज डिस्पर्स है इधर भी माइनस आई से पुल होगा, तो यहाँ अवेलेबिलिटी सबसे कम रहेगी, इसलिए सबसे वीक बेस रहेगा, तो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का माइनस आई इससे कम रहेगा, तो ये चार्ज उतना डिस्पर्स नहीं होगा। अच्छा, इन दोनों में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर ये प्लस एम इफेक्ट भेज रहा है, जबकि यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन और भेजकर इसको इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, स्ट्रॉन्गर बेस करेगा, तो कॉन्जुगेट को वीक कर देगा। तो इन दोनों में ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो 1 इज मोर एसिडिक देन 2 विल बी मोर एसिडिक देन 3। यहाँ पर ये हाइब्रिडाइज कार्बन है जो कि अपना प्लस आई इफेक्ट भेजकर इस एरिया को ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड को वीक कर देगा। तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, इस वाले पेपर में बी ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 5, a tin chloride Q undergoes the following reaction: Q plus chloride ions gives X, Q plus a tertiary amine gives Y, and Q plus CuCl2 gives Z plus CuCl. X is a monoanion, एक मोनोएनायन है, having pyramidal geometry. Both Y and Z are neutral compounds. Y और Z न्यूट्रल कंपाउंड्स है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये टिन का कंपाउंड है जो कि यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि कॉपर रिड्यूस हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर 1+ में रिड्यूस हो रहा है, तो टिन का ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तो फिर टिन का ये कंपाउंड Sn2+ पे रहा होगा, दिस Q मस्ट बी SnCl2। अगर Q SnCl2 है तो हम रिएक्शंस को इस प्रकार से बैलेंस कर पाएंगे, SnCl2 plus Cl negative will give you SnCl3 1- ion, Q plus Me3n, ये SnCl2 है, तो SnCl2 का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा SnCl2 Me3 whole twice and SnCl2 plus 2Cl2 will give you SnCl4। तो कंपाउंड X ये हो जाएगा, कंपाउंड Y ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और कंपाउंड Z SnCl4 होगा। तो ऑप्शन ए ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, द सेंट्रल मेटल एटम इन X इज sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल sp3 हाइब्रिडाइज, वी कैन से दैट ये इस प्रकार की ज्योमेट्री रखेगा और ये sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा। टिन के आउटर मोस्ट शेल में कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा कार्बन के जैसा। एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहां भेजते हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसके sp3 हाइब्रिडाइज होने से ये इलेक्ट्रॉन को यहीं रखते हैं और sp3 हाइब्रिडाइज इसको कर लेते हैं, तो इसके पास 4 ऑर्बिटल आएंगे, एक में लोन पेयर रहेगा, दो के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जो क्लोरीन से नॉर्मल बॉन्ड बनाएंगे, एक जो खाली है क्लोराइड आयन उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। द ज्योमेट्री विल बी पिरामिडल। क्वेश्चन में कहा है कि ये एक पिरामिडल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि द सेंट्रल एटम इन X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेकंड, देयर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन Y। ये अमीन लिगेंड का काम करेगी टिन के लिए, टिन अपने ऑर्बिटल यूज करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा खाली ऑर्बिटल इसके साथ, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम एड इज +2, ये गलत बात है, यहाँ पर +4 है। द सेंट्रल एटम इन Z हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टिन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा जब वो SnCl4 बनाएगा, तो C और D ऑप्शन रॉन्ग है।
Question number 6. The fusion of MnO2 with KOH in the presence of O2 produces a salt W. The alkaline solution of W upon electrolysis, oxidation, gives another salt X. A manganese containing ions present in W and X respectively are Y and Z. The correct statements are, ये पायरोलुसाइट ओर से एल्कलाइन मीडियम में ये K2MnO4 बनेगा, तो इसमें मैग्नीज MnO4 K2MnO4 MnO4 2 आयन है Y। फिर इसका W का जब ऑक्सीडेशन करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करके, तब ये ऑक्सीडाइज होकर KMnO4 बनता है, तो Z परमैंगनेट आयन है। तो ये रिएक्शन KMnO4 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, पायरोलुसाइट और से KMnO4 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। MnO2 का बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे मैग्नीज +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहले ऑक्सीडाइज होता है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। ऑप्शन ए, in aqueous acidic solution, Y undergoes disproportionation to give Z and MnO2। Y जो है MnO4 2 माइनस आयन, ये एसिडिक मीडियम में MnO4 1 माइनस, ये +6 से +7 में और +4 पे डिस्प्रपोर्शनेट होता है। ये एक नॉन रिएक्शन है। मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में, एक्वस एसिडिक मीडियम में, परमैंगनेट आयन में +6 से +7 पर और +6 से +4 पर डिस्प्रपोर्शनेट होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ Y एंड Z आर कलर्ड एंड टेट्राहेड्रल। Y मैग्नेट आयन है और Z परमैंगनेट आयन है, ये दोनों कलर्ड होते हैं। मैग्नेट आयन MnO4 2 माइनस आयन होता है, जबकि परमैंगनेट आयन MnO4 1 माइनस आयन होता है। दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं, दोनों कलर्ड होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी सही है। Y इज डायमैग्नेटिक इन नेचर while Z इज पैरामैग्नेटिक। Y डायमैग्नेटिक है, Y डायमैग्नेट है, जबकि ये Z को डायमैग्नेटिक होना चाहिए, मैग्नीज +7 पर है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इन बोथ Y एंड Z पाई बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। ये p पाई d पाई बॉन्डिंग है, तो ये p पाई d पाई बॉन्डिंग यहां पर हो रही है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो ए बी डी तीनों करेक्ट है इसके। क्वेश्चन नंबर 7, choose the reactions from the following option for which the standard enthalpy of reaction is equal to standard enthalpy of formation. A option 2H2 gas plus O2 gas will give you 2H2O liquid दिया है। B ऑप्शन में 2C gas plus 3H2 gas gives C2H6 गैस दिया हुआ है। सी ऑप्शन में 3/2 O2 गैस gives O3 गैस, एंड डी ऑप्शन 1/8 S8 सॉलिड gives प्लस O2 गैस gives SO2 गैस। इनमें से कौन सी रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की करेक्ट इक्वेशन है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल सब्सटेंस बनना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट से। यहाँ पर वाटर 2 मोल बन रहा है, तो ये ठीक नहीं है। यहाँ पर 1 मोल इथेन बन रही है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रही है, मगर वो एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट होती है, सॉलिड। यहाँ पर कार्बन गैस है। यहाँ पर 1 मोल ओजोन बन रही है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रही है, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट से बन रही है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। यहाँ 1 मोल SO2 बन रही है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट से बन रही है, तो ये भी करेक्ट है। तो सी और डी
दोनों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement is or are correct regarding the root mean square speed and the average translational kinetic energy? RMS स्पीड रूट ओवर 3 RT अपॉन m होती है एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT होती है किसी गैस के लिए। तो when VRMS is doubled when the temperature increase 4 times, तो VRMS is proportional to root over T। यदि टेम्परेचर को हम 4 टाइम्स राइज करेंगे तब ये 2 टाइम्स इंक्रीज होगी। करेक्ट स्टेटमेंट है। VRMS is doubled when the temperature is increased 4 times। A option is correct। काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज 4 टाइम्स। इसको डबल करेंगे तो ये 4 टाइम्स नहीं होगी बल्कि 2 टाइम्स ही होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ठीक नहीं है। वी एवरेज एट अ गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT होती है, गैस के मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करेगी, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। VRMS is inversely proportional to the स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। VRMS के फॉर्मूले में अगर T कांस्टेंट रहता है तो VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर m हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो A, C, D तीनों ऑप्शन करेक्ट है इसके। क्वेश्चन नंबर 9, each of the following options contains a set of 4 molecules. Identify the option where all the 4 molecules possess permanent dipole moment। कौन सा सेट में सारे मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है? अगर हम इसमें देखें तो BeCl2 और CO2 का डायपोल मोमेंट 0 होगा, बीइंग हैविंग लीनियर स्ट्रक्चर, इनका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आंसर वो है जिसमें चारों मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है, तो ये आंसर गलत नहीं होगा। फिर इसमें NO2 का स्ट्रक्चर V शेप रहेगा और हेंस इसमें एक परमानेंट डायपोल मोमेंट आएगा। अमोनिया का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है, तो इसमें भी एक परमानेंट डायपोल मोमेंट आएगा। POCl3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और वेक्टर्स प्रॉपर कैंसल आउट नहीं होते। CH3Cl इसमें भी परमानेंट डायपोल मोमेंट आएगा क्योंकि इक्वल वेक्टर्स नहीं है, तो इसमें चारों मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट मोमेंट है, तो ऑप्शन बी इसमें होगा। ऑप्शन सी में BF3 प्लेनर मॉलिक्यूल है और इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, एक ही प्लेन में 3 BF बॉन्ड है। O2 का नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो सभी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। SO2 का स्ट्रक्चर V शेप होता है, तो इसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। C6H5Cl इसके पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। H2AC V शेप होगा, वाटर के जैसा स्ट्रक्चर, इसलिए इसके पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। BrF5 ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, हेंस इसके पास भी एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। तो ये नेट वेट कैंसल आउट नहीं होगा, इसके पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, तो बी एंड डी आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, in the decay sequence यूरेनियम 230 892 एक पार्टिकल निकला थोरियम 234 90 बना, तो ये अल्फा पार्टिकल होगा जिसको X1 कहा है, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल हीलियम 42 होगा, 238 में से 4 गया 234 बचेगा, 92 में से 2 गया 90 बचेगा। फिर उसके बाद प्रोटेक्टामियम बना है जिसमें एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया है, 234 ही रहा है। एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, मास नंबर अनचेंज रहता है एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल के निकलने से, तो पार्टिकल X2 जो है वो बीटा पार्टिकल है। फिर उसके बाद पार्टिकल X3 निकला है जो कि Z देता है 234, और ये Z में मास नंबर वही रहा है। ये हो सकता है कि ये K इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ हो, या पॉजिट्रॉन इन हुआ हो, या बीटा पार्टिकल इमिशन हुआ हो, क्योंकि उन तीनों में ही मास नंबर अनअफेक्टेड रहता है। इसलिए Z को अभी हम नहीं पता करते, लेकिन फिर इससे थोरियम 230 90 बन रहा है, तो थोरियम फिर से बन सकता है जब ये यूरेनियम हो और यहाँ एक अल्फा पार्टिकल निकला हो, क्योंकि मास नंबर 4 कम हुआ है, मास नंबर केवल अल्फा पार्टिकल इमिशन में कम होता है। तो ये X4 अल्फा पार्टिकल है और ये यूरेनियम ही है, तो इस यूरेनियम से एक अल्फा, तो फिर यहाँ 2 बीटा निकलना चाहिए, तो ये X3 बीटा पार्टिकल होगा और ये 92 हो जाएगा फिर से। इसलिए X1 जो है वो अल्फा पार्टिकल है। तो ऑप्शंस ए, X1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बी, X2 इज बीटा नेगेटिव, करेक्ट है। सी, X3 इज गामा रे, X3 गामा रे होती तो ये मास नंबर वही रहता और फिर इससे थोरियम नहीं बनता, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। Z इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, Z यूरेनियम का ही आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर 92 हो गया 234, अब हम कह सकते हैं कि Z यूरेनियम ही है, मास नंबर बस अलग है उसका, तो ये भी करेक्ट है। आंसर ए बी डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement is or are true? A, monosaccharides cannot be hydrolyzed to give polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. मोनोसेक्राइड्स सिंपलीएस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते क्योंकि ये खुद ही सिंपलीएस्ट यूनिट होते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूटामिक एसिड, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अगर ब्रोमीन वाटर से होता है तो ग्लूकोइक एसिड बनता है। दिस इज ग्लूकानिक एसिड, लेकिन ग्लूटामिक एसिड दिया है, ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवर रोटेटरी फ्रक्टोज। ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का डाइसेकेराइड होता है, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तब आपको अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटरी है, फ्रक्टोज लीवर रोटरी होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी, 2 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स ऑफ डी प्लस ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर। ग्लूकोज के अल्फा डी ग्लूकोज का जो ओपन चेन नेचर होता है
अल्फा डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर में एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है और बाकी मॉलिक्यूल में एक पॉलीहाइड्रोक्सीटेल है। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से जब यहाँ अटैक करता है तो ग्लूकोज के दो साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बना देता है, एक ये वाला पर चूंकि ये कार्बन सिमेट्रिक था और अब एसिमेट्रिक हो गया है तो इसके अबाउट दो कॉन्फ़िगरेशन जनरेट होंगे। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन एनोमर कहलाते हैं। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन एनोमर कहलाता है। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। तो 2 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटल्स ऑफ डी प्लस ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स। ये एनोमर है एक दूसरे के। तो स्टेटमेंट डी भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, choose the correct options for the following set of reaction. C6H10O पर MEMGBr की रिएक्शन से Q बनता है। ये Q कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करके S बनाता है जो कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। इस Q पर 20% H3PO4 से 360 केल्विन पर हीटिंग करने से R बनता है जो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। R का H2NI से रिडक्शन करने पर देन Br2HNU से रिएक्शन कराने पर T बनता है जो कि मेजर है। लेकिन R पर HBr की रिएक्शन कराने पर इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइक पेरोक्साइड U बनता है जो कि मेजर है। तो इस कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 6 + 1 - 10/2 7 - 5 2 आता है। इस मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आ रहा है और सारे आंसर्स देखने पर पता लगता है कि इसमें एक रिंग तो होगी, साइक्लोहेक्सेन रिंग, और इस पर MEMGBr की रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब कि ये एक एल्डिहाइड या कीटोन है क्योंकि CH3MGBr की रिएक्शन इस पर हो रही है। ये अगर कीटोन या एल्डिहाइड ले लें तो ये एक अल्कोहल होगा। अल्कोहल से कॉन्सेंट्रेटेड HCl से ये एल्किल क्लोराइड होगा। अल्कोहल से ये डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन बनेगा। एल्कीन पर HBr एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये साइक्लो हेक्सेनोन है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है, एक इसके लिए एक पाई बॉन्ड के लिए। CH3MGBr की इस पर रिएक्शन होगी तो Q ये टर्शरी अल्कोहल बनेगा। फिर इस Q पर जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl की रिएक्शन कराएंगे तो SN1 रास्ते से ये Cl बन जाता है, तो S ये होगा। फिर Q पर जब डिहाइड्रेशन कराएंगे तब इससे R बनेगा, तो R ये वाली एल्कीन बन जाएगा। इस R पर HBr का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे तब यहां पर Br लगेगा, यहां लगने से मार्कोनिकॉफ होता। पहले इसको आपने डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया और अब इस पे सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन की रिएक्शन कराई तो सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन की रिएक्शन टर्शरी कार्बन पर होगी और सब्स्टिट्यूशन टर्शरी कार्बन पर मिलेगा। तो T जो है वो ये होगा।
और U ये कंपाउंड है। तो इस रिएक्शन में अगर हम ऑप्शन ए चेक करें, ऑप्शन ए में S को ये कहा गया है, जबकि S ये कंपाउंड है, ये नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। ऑप्शन बी चेक करें, उसमें U को ये कंपाउंड कहा गया है, जबकि U एंटी मार्कोनिकॉफ के कारण Br यहां लगा था, तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करें तो उसमें S को ये कंपाउंड दिया है और U को ये कंपाउंड दिया है, जो कि करेक्ट है। S ये कंपाउंड है और U ये वाला कंपाउंड है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी में U इस कंपाउंड को कहा है और T इसको कहा है, वो T उधर लिखा है, तो ऑप्शन सी और डी प्रॉपर मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 13, among B2H6, B3N3H6, N2O, N2O4, H2S2O3 and H2S2O8, the total number of molecules containing covalent bond between the two atoms of same kind। B2H6 में सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, बी आपस में बनाना बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं। B3N3H6 में भी सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं है। B3N3H6 में सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं है। N2O में सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड है, तो ये होगा। N2O4 में सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है, इसलिए ये भी होगा। H2S2O3 H2S2O3 इसमें सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है। H2S2O8 परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो कुल 4 मॉलिक्यूल है जिनमें सेम एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर सबके पता होने चाहिए थे। Question number 14. At 143 Kelvin, the reaction of XeF4 with O2F2 produces a compound Y. The total number of lone pairs of electron present on the whole molecule of Y, ये Y XeF6 होगा। XeF6 का स्ट्रक्चर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल होता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर सभी एटम्स के पास कितने हैं? हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, ऐसे 6 फ्लोरीन है, तो 18 लोन पेयर तो फ्लोरीन एटम्स पर है और एक लोन पेयर जीनॉन एटम के पास है, तो टोटल 19 लोन पेयर है सभी के पास। तो आंसर होगा इसका 19। क्वेश्चन नंबर 15,
For the following reaction, the equilibrium constant is 1.6 into 10 to the power 17 Fe2 plus S2 minus ion gives FeS solid. तो Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, 10 to the power 17 when equal volumes of 0.06 molar Fe2 plus ion and 0.2 molar सल्फाइड आयंस आर मिक्स्ड, दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स है, तो जितने कॉन्सेंट्रेशन लिए होंगे उनके आधे हो जाएंगे। तो Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.06 मोलर लिया था और इसका 0.2 लिया था, लेकिन जब दोनों को मिलाया इक्वल वॉल्यूम तो वॉल्यूम डबल हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन शुरू से हम आधे लेके चलेंगे। द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस आयन कितना होगा, टू बी y into 10 to the power minus 17. The value of y is equilibrium पर Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन y into 10 to the power minus 17 मोल्स पर लीटर दिया है, इस y की वैल्यू निकालनी है। अगर इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। चूंकि ये कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों में से जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ये है, क्योंकि इसके 1 मोल के लिए 1 मोल लगना है, ये काफी कम है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट की इक्वेशन पूरी आगे चली गई है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 माइनस 0.303 हो जाएगा और ये लगभग निग्लिजिबल रहेगा। तो Kc हो जाएगा, ये सिड है, अपॉन Fe2 प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। हम ये मान लेते हैं कि लेट ऑलमोस्ट ऑल Fe2 प्लस इज गेट कॉम्प्लेक्स्ड और कंपाउंड फॉर्मेशन में चले गए, तो इसके एक के लिए एक लगता है, 0.03 के लिए 0.03 कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, इसका 0.07 कॉन्सेंट्रेशन बचेगा। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17 will be equals to 1 upon Fe2 plus ion into सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो से Fe2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17 इंटू 0.1 माइनस 0.03, इसको सॉल्व करेंगे तो Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 8.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने ये अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व किया है कि चूंकि इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई है, तो ऑलमोस्ट ऑल Fe2 प्लस आयन गेट प्रेसिपिट इन द फॉर्म ऑफ फेरस सल्फाइड और फिर उसका अमाउंट निकाल लिया है। Question number 16. On dissolving 0.5 gram of non-volatile solute into 39 gram of benzene, its vapor pressure decreases from 650 millimeter of mercury to 640 millimeter of mercury. The depression of freezing point of benzene upon addition of solute is molar mass and the freezing point. Molar mass of benzene होता है 78 per mole and Kf for benzene होता है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर होता है 650 mm। जब उसमें इतना सॉल्यूट मिलाया गया तो उसका वेपर प्रेशर घट के रह गया 640 mm। तो पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए इज इक्वल्स टू XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सपोज B सॉल्यूट है, A सॉल्वेंट है, तो पहले हम यहां पर इस डाटा से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लें या सॉल्यूशन की मोलालिटी निकाल लें।
तो हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिएगा, तो 650 माइनस 640 अपॉन 650 विल बी इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB. So that will be 10 upon 650 will be equals to NB, number of mole of solute upon number of mole of solvent, 39 upon 78 plus NB, 39 upon 78 ये हो जाएगा 0.5. तो 65 इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये NB प्लस 0.5 अपॉन NB हो जाएगा. तो 65 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5 अपॉन NB हो जाएगा. तो 65 माइनस 1 will be equals to 0.5 upon NB. तो that is 64 is equals to 0.5 upon NB ये हो जाएगा. और NB is equals to 0.5 upon 64. ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे यहां से. ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यहां से हमने लिया है. नाउ डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KFM. तो एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 5.2, KF की वैल्यू, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. मोलालिटी की वैल्यू हमने रख दी. तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ले आए थे और फिर डेल्टा TF इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.02 या 1.03 भी आंसर हो सकता है राउंड ऑफ कर. Question number 17. Consider the kinetic data given in the following table for the reaction A plus B plus C gives product. एक्सपेरिमेंट 1 में A का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 था, B का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, C का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 था. तब रेट ऑफ रिएक्शन था 6 इंटू 10⁻⁻5. फिर A का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 था, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 था, इसका 0.1 था. तो 6 इंटू 10⁻⁵, 0.2, 0.1, 0.2, रेट ऑफ रिएक्शन 1.2 इंटू 10⁻⁴ था, 0.3, 0.1, 0.1, 9 इंटू 10⁻⁵ था. The rate of reaction when the concentration of A was 0.15, 0.25, 0.15, तब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है. इज फाउंड टू बी y इंटू 10⁻⁻5. द वैल्यू ऑफ y इज, पहले हम इस डाटा को चेक करें. तो सपोज इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन के A की पावर P, B की पावर Q, C की पावर S है. तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर P है, B के रिस्पेक्ट में Q है, C के रिस्पेक्ट में S है. अगर इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को देखें, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 को, तो A का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा है, C का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा है, B का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया है मगर रेट चेंज नहीं हुआ है. मतलब ये रिएक्शन B के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है, क्योंकि B का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हुआ है. B का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया है मगर रिएक्शन का रेट चेंज नहीं हुआ है. फिर इसी प्रकार से अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को देखें, A का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, B का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन C का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया है, रेट डबल हो गया है. मतलब रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन C का डबल करने से रेट डबल हो रहा है, मतलब C के रिस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है. इसी प्रकार से
फिर देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 को। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 को देखेंगे तो 0.2 से 0.3 ए का कॉन्सेंट्रेशन किया, बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम था, सी का कॉन्सेंट्रेशन सेम था, तो रेट इतना हो गया। तो अगर हम देखें इसके लिए बात करें तो 6 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू के ए की पावर पी बी की पावर क्यू सी की पावर एस हम लिख रहे हैं। तो हमने बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 था, सी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 था, ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 था। अब 9 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू के ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.3, बी का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है, सी का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, इसका रेट एक्सप्रेशन ये है, इसका रेट एक्सप्रेशन ये है। तो के कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, तो बचेगा 9/6 इज इक्वल्स टू 3/2 की पावर p। ये रेशियो भी 3/2 ही है, देन p मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है, सी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। अब हमको इस y की वैल्यू निकालना है, तो पहले हमने एनालाइज कर पता कर लिया कि ये ऑर्डर क्या है। अब हमको ये निकालना रेट, पर हमें k की वैल्यू चाहिए। तो पहले इन चारों में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख के ए बी सी तीनों की और पी क्यू एस की k की वैल्यू निकाल लें। पहले वाले से निकालते हैं 6 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू के। ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 की पावर 1, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 की पावर 0, सी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 की पावर 1। इससे पहले हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। जब यहां से के की वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। y इंटू 10⁻⁻5 रेट इक्वल्स टू के इंटू 0.15 की पावर 1। बी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, उसको छोड़ देते हैं। सी 0.15 की पावर 1, तो इससे ये y की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर 6.75। y की वैल्यू 6.75 आएगी। Question number 18. Schemes 1 and 2 describe the conversion of P to Q, R to S respectively. Scheme 3 describes the synthesis of T from Q and S. The total number of bromine atoms in the molecule of T is compound P aniline. पहले इस पे Br2 एक्सेस की रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहां पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो अनिलीन मिलेगा। फिर इस पर NaNO2HCl की रिएक्शन की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायजोटाइजेशन होगा। फिर इस पर CuCN की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, सैंडमेयर रिएक्शन से साइनाइड बनेगा। फिर इसको हाइड्रोलाइज कर दिया गया है, साइनाइड ग्रुप हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाता है। फिर SOCl2 pyridine
SOCl2 pyridine COOH पर इस OH को Cl से रिप्लेस करेगा। तो कंपाउंड Q ये है। तो पहले हमने कंपाउंड Q को लिख लिया। हमें पता करना है कंपाउंड T में कितने ब्रोमीन एटम है, तो ये Q यहां पर हमने लिख लिया है। तो कंपाउंड Q ये है। स्कीम 2, बेंजीन को ओलियम से रिएक्शन कराई पहले, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। इस पर तली फ्यूजन कराया तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर एसिडिफिकेशन किया, देन इट विल गिव फिनॉल। इस पे Br2CS2 की रिएक्शन कराई एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मेजर प्रोडक्ट पैराब्रोमो फिनॉल मिलता है। तो कंपाउंड S पैराब्रोमोफिनॉल है, जो कि इस रिएक्शन से बना है। अब कंपाउंड S को Q से रिएक्शन कराई गई। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यहां से एसिडिक H निकाल लेगा, तो ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा और वो जाकर यहाँ अटैक करेगा, Cl को हटाएगा। तो जो कंपाउंड T बनेगा, कंपाउंड T न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन के कारण ये प्रोडक्ट बनेगा। तो नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन द कंपाउंड T आर 4 और ये कंपाउंड T है। So these are the solutions for JEE Advanced 2019 paper.